तो औसी को नमस्ते प्राम में आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी एक सच्चाई है। सच्चाई इस वजह से कि आम जनता बेचारी कंफ्यूज है। हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, सबको एक चीज पता है कि कोई ऐसा नेता आएगा जो हमारी किस्मत बदल देगा। हमारे ऊपर जितना बर्डन है, चाहे टैक्स का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे बाढ़ का हो, चाहे मौसम का हो, चाहे बिजली बिल का हो, चाहे सड़क जो खराब हुई है उनका हो, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता आएगा जो तमाम चीजों को ठीक कर देगा। कभी हमारी गिनती अमेरिका और रशिया के बगल में होने लगेगी। ये तमाम चीज हम सोचते हैं। एक चीज हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम किसी को वोट दें तो वही जीते, जिसको ज्यादा वोट मिले वही जीते। लेकिन जब ये सवालिया निशान इस देश में खड़े होने लगे कि हमने वोट तो दिया लेकिन जिस तक वोट पहुंचाना चाह रहे थे उस तक वोट पहुंचा ही नहीं, या फिर जिस आदमी ने चुनाव लड़ा या फिर जिस आदमी के पास सत्ता का पावर है वो आदमी चाहे तो चुनाव अपने हिसाब से घुमा सकता है, यानी वोट अपने पक्ष में ला सकता है। पहले तमाम चीजें जब निकल के सामने आती हैं तो फिर आम जनता हताश हो जाती है कि क्या पैसा है तो सब कुछ है, क्या पावर में है तो हमेशा पावर में ही बने रहेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष इसको डिफेंड करता है और तमाम चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके आम जनमानस को परेशान कर रही। तो कहानी आज इसी ईवीएम मशीन की, हैकिंग को लेके भी, चोर चोरी का इल्जाम लगा उसको लेके भी है, और साथ ही कौन सा ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ इसको लेके भी है। तो पहले ईवीएम मशीन की कहानी जान लेते हैं, थोड़ा सा क्या है, क्या इसकी हिस्ट्री है और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है और क्या पूरा मामला, ये आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बात साल 1977 की है। साल 1977 में, इससे पहले तक बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करते थे और उस टाइम मैं अलग अलग राज्यों की बात तो नहीं जानता, लेकिन हाँ यूपी बिहार में एक चीज थी कि जिसके पास पावर थी, जो दबंग थे, जो बाहुबली थे, वो अक्सर बैलेट पेपर खराब करते थे। जो बैलेट बॉक्स था उसमें स्याही वगैरह डाल देते थे, वोट चोरी भी होती थी, जबरदस्ती मोहर मार दी जाती थी और ये तमाम चीजें एक मुश्किल समस्या थी। इसमें एक दिक्कत ये थी कि अगर कागज पे वोटिंग हो और उसी बीच बरसात हो जाए तो उसको सुरक्षित रखना, कोई स्याही फेंक दे तो पूरी की पूरी वोटिंग खराब हो जाए, चोरी भी हो सकता था, ये सब कुछ छेड़छाड़ भी हो सकती थी कि बक्सा खोलो और उसमें नए पर्चे डाल दो, कागज ही है, नया प्रिंट कर लो। इस वजह से फिर दिमाग गया इस तरफ कि कुछ ऐसा जुगाड़ बने जिससे ये तमाम चीजें बच सके। सबसे बड़ी बात उतना कागज इकट्ठा करना, उतना बक्से बनाना, ये सब ना हो। तो इसी बीच दो कंपनियां थी, एक का नाम था ECIL और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक। इन दोनों कंपनियों ने कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करने के बाद पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग होगी, बटन दबाओ आपका वोट पड़ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनाई गई उसको फिर सरकार के सामने दिखाया गया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने दिखाया गया। उनको लगा कि हाँ ये चीजें कामकाजी हो सकती हैं। उसका पहली बार साल 1982 में केरला में परवूर एक जगह है, वहां के एक चुनाव में इसको यूज में लाया गया। वोटिंग हुई ईवीएम से वोटिंग होने के बाद फिर काउंटिंग हुई, एक आदमी को जीत करार भी दे दी गई। लेकिन इसी बीच जो हारा था वो पहुंच जाता है कोर्ट और कोर्ट में पहुंचने के बाद बताया कि भाई ईवीएम क्या है और ईवीएम से वोटिंग हुई क्यों, हमें नहीं मंजूर है। उसके बाद फिर जब कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेता है तो पता चलता है कि अभी तक लिखा पढ़ी में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया है, तो फिर इस ईवीएम की मान्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद फिर नया चुनाव हुआ बैलेट पेपर पे, फिर जो भी परिणाम रहा उसके बाद काम चलता रहा, इसमें संशोधन होते रहे, नए नए और प्रोटोटाइप बनाए गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रूल बुक में इसको डाला गया कि कोई ईवीएम नामक मशीन है जिससे वोटिंग होगी, इसके ये फायदे हैं, इससे ये ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। इसके बाद साल 2001 में 3 जगहों पे, केरला, पांडुचेरी और तमिलनाडु में ईवीएम से चुनाव हुए। तीनों जगहों पे ईवीएम से जब चुनाव हुए उसके बाद रिजल्ट अच्छा रहा, क्योंकि कई सारी क्वालिटीज ईवीएम के बारे में बताई जाती है कि ईवीएम में पहली बात तो सिर्फ 2000 वोट रख सकते हैं आदमी। दूसरा, सारा सिस्टम ऐसा है कि केवल 1 टाइम यूज हो सकता है। इसमें जो माइक्रोचिप लगा है वो केवल और केवल एक बार यूज में लाया जा सकता है, ना इसको फॉर्मेट किया जा सकता है, ना इसको रीड किया जा सकता है। जिस दिन इसको एक बार रीड कर लिया गया दोबारा इसको कभी यूज में नहीं लाया जा सकता, यानी उस माइक्रोचिप की कहानी वही खत्म और एक ईवीएम मशीन में उस टाइम पे वही माइक्रोचिप लगेगी। तो अब इसी बात है, फिर इसमें कोई हैकिंग वैकिंग की बात नहीं है या फिर बाद में फेरबदल की बात नहीं आई। साथ ही ये बिजली के अलावा बैटरी से चलती है, बिजली की आवश्यकता इसमें होती नहीं है।
जो बैटरीज भी इसमें लगती हैं वो बैटरी भी एक ही कंपनी बनाती है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है। इस वजह से फिर हैकिंग वैकिंग के भी चांसेस नहीं है, छेड़खानी के भी चांसेस नहीं है, और तमाम अलग अलग फैसिलिटी, जैसे ये हल्की होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, इसका सेटलमेंट बढ़िया होता है, इसमें रख रखाव की जरूरत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, कई बार यूज की जा सकती है। इस वजह से फिर सरकार, इलेक्शन कमीशन और तमाम जो बॉडीज हैं इतनी खुश हो गई कि साल 2004 से, ध्यान दीजिएगा, साल 2004 से फिर ईवीएम को परमानेंटली हर जगहों पे यूज में लाया गया। पहले लोकसभा के चुनाव में, फिर विधानसभा के चुनाव में, और फिर धीरे धीरे अब तो सरपंच और प्रधानी के चुनाव में भी अब ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। तमाम लोग इसको बड़े अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब से ईवीएम आ गया वोटिंग में ट्रांसपेरेंसी हो गई। लेकिन इसी बीच कुछ अलग ही सवालिया निशान खड़े हुए। साल 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई, इसी के बाद से विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई और ईवीएम को हैक किया गया। अब सवालिया निशान यहां भी खड़े होते हैं कि भाई साल 2004 में तो ईवीएम इंट्रोड्यूस हो गया था, उस टाइम तो बीजेपी थी नहीं, तो फिर हैक और ये तमाम चीज़ अगर होती तो उसी टाइम हो जाती और बीजेपी कभी सत्ता में आती नहीं। बहरहाल पक्ष विपक्ष अपना मत रख रहा था। लेकिन इसी दौरान जो आज की मेरी मेन कहानी है, जिसके बारे में हम आप जानना चाहते हैं, इस कहानी ने पूरी जो थ्योरी है वो पलट के रख दी। और पहली बार ऐसा लगा कि ईवीएम की सत्यता पे सवाल उठना चाहिए। और क्यों उठना चाहिए, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। हरियाणा में एक जगह लगती है पानीपत, काफ़ी मशहूर है। और पानीपत में एक गांव है, बुआना लाखू गांव, और इसी गांव में साल 2022 में सरपंच का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी थे। एक का नाम था मोहित कुमार, एक का नाम कुलदीप सिंह, बाकी और लोग। तमाम लोगों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रचार प्रसार, आम जनता को खुश करने के जो नए नए वादे होते हैं, जो दावे होते हैं, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे में कमियां निकालना, ये तमाम चीज़ ये लोग करते रहे। अंत में फिर साल 2022 के अगस्त महीने में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया। उसके बाद फिर काउंटिंग हुई। काउंटिंग होने के बाद पता चला कि जो कुलदीप सिंह हैं वो चुनाव जीत गए हैं। अब जब पता चला कि कुलदीप सिंह चुनाव जीत गए हैं तो फिर उनको सरपंच का सर्टिफिकेट मिल गया। उसके बाद उनको जो झोला बस्ता मिलता है वो थमा दिया गया कि भाई जाओ अपना कार्यभार देखो। मोहित कुमार चुनाव हार गए। हारने के बाद उन्होंने समीक्षा करनी शुरू की कि भाई कहाँ से क्या वोट गड़बड़ हुआ। तमाम समीक्षाएं उन्होंने की। इसी दौरान उनको लगने लगा कि मैं वोट से हारा नहीं, मेरा जो चुनाव है वो अच्छा गया और मैं चुनाव जीत चुका हूं, बशर्ते बस मुझे जीता करार नहीं दिया जा रहा। यह ख्याल जब मोहित कुमार के दिमाग में आया तो उन्होंने फिर लोगों से बातचीत करनी शुरू की। गांव के कई सारे लोगों ने भी कहा कि भाई हमने तो तुमको ही वोट दिया था। अब मोहित कुमार बड़ी उलझन में। गांव की राजनीति में भाई सब कहते हैं कि हमने आपको ही वोट दिया था, कौन कहेगा कि नहीं दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं अपने विश्वसनीय सूत्रों से जब उन्होंने आसपास के लोगों का मन टटोला तो सबने कहा कि भाई वोट तो दिया था। कई सारे उन्होंने कसम वादे चेक किए, लोगों ने कसम भी खा ली कि भाई वोट तो दिया था। अब मोहित कुमार को लग गया कि शायद काउंटिंग या फिर ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद मोहित कुमार पहुंच जाते हैं इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है वहां पे पहुंचने के बाद अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि साहब मेरा जो वोट है वो ज़्यादा था और कुलदीप सिंह का वोट कम था, लेकिन उसको सरपंच बना दिया गया और ये चीज़ें सही नहीं है, आप एक बार जांच करवा लें। इसके बाद जो ट्रिब्यूनल है उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा देते हैं। अब उन्होंने आदेश दे दिया कि भाई रिकाउंटिंग करवाओ, और इन तमाम प्रकरण में लगभग 3 साल गुजर गए। मई आ गया 2025 का। आदेश हुआ कि जाके आप रिकाउंटिंग करवाइए। जिलाधिकारी को कहा गया कि भाई आप करवाओ। इसी बीच फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में जब ये मामला जाता है तो जाने के बाद हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेता और कहता है कि आप इस तरह से रिकाउंटिंग इतने साल बाद नहीं करवाएंगे, और ईवीएम मशीन से अगर चुनाव हुआ है तो सही हुआ होगा, दिक्कत क्या है। कोई रिकाउंटिंग नहीं होगी, जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। अच्छा, हाईकोर्ट का आदेश अब काटे कौन और टाले कौन। इधर मोहित कुमार को लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, रिकाउंटिंग होगी, कम से कम मन को संतोष होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस साहब थे, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह साहब, इन तीनों ने इस मामले को गंभीरता से सुना। और सुनने के बाद इन तीनों जस्टिस को लगा
कि अगर अगला इतना कॉन्फिडेंस होके कह रहा है तो क्यों ना एक बार रिकाउंटिंग करवाई जाए। और एक काम करते हैं, इस पूरे बवाल को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला होता है तो पूरा देश देखता है, इस पूरे बवाल को एकदम पारदर्शी तरीके से हम करवाएंगे खत्म। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया अपने रजिस्ट्रार को, कावेरी जी को, उनको कहा कि आप ईवीएम मशीन मंगवाइए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मंगवाइए, और मंगवाने के बाद आप इस मामले में खुद बैठ के कैमरा लगा के वीडियोग्राफी करते हुए काउंटिंग करवाइए, और जो रिजल्ट हो वो सबके सामने आए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसको तो कोई काट नहीं सकता। उसके बाद आदेश दिया गया, ऑर्डर पास किया गया कि 7 अगस्त साल 2025 को लाया जाएगा। उसके बाद फिर तय समय पे जो अधिकारी लोग थे वो पहुंचते हैं, ईवीएम मशीन लेके सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में वीडियो कैमरा ऑन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई दोनों प्रत्याशी तो पहले रहे, बाकी जितने लोग चुनाव लड़े थे भले उन्होंने एक वोट पाया, उनको भी बुलाया जाए। उसके बाद फिर उनको भी बुलाया गया। बुलाने के बाद तमाम लोग खड़े हैं, सबकी रजामंदी से फिर ईवीएम की गिनती शुरू की गई, वीडियोग्राफी ऑन की गई, कैमरा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहिबा थे, उन्होंने, कावेरी जी, उन्होंने हर चीज़ पे एकदम तगड़ी निगरानी की। जब गिनती की गई तो पता चला कि टोटल 3767 वोट पड़े थे ईवीएम में। 2 ईवीएम लगभग रही थी, और इतने ईवीएम में वोट पड़ने के बाद लगभग जो 3767 वोट, इसमें से जिसको जीत दिलाई गई थी कुलदीप सिंह को, उसको 1000 के करीब वोट मिले थे, 1000। उसके बाद किसी को 200 वोट, किसी को 400 वोट, किसी को 500 वोट। लेकिन जिसने एफआईआर की थी, जिसने कंप्लेन की थी, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा था, जिसकी कहने पे, जिसके कंप्लेन पे ये तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं, उसको मिले थे 1051 वोट, यानी जीतने वाले से 51 वोट ज्यादा। अब ये चीज जब निकल के सामने आई, आने के बाद तमाम लोग सन्न रह गए, क्योंकि ईवीएम में वोट पड़ा, 1000 वोट पाने वाले को जीत करार दे दी गई, 1051 वोट पाने वाले को हार करार दे दी गई। यह मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने फौरन आदेश दिया कि इस आदमी को, यानी मोहित कुमार को, फौरन उसकी गद्दी सौंपी जाए, उसकी कुर्सी उसको दे दी जाए, और साथ ही जो जीता हुआ था उसको हारा करार दे दिया जाए। इसके बाद तमाम तामझाम लिए अधिकारी अपने ऑफिस लौट गए। न्यूज चैनलों में यह मामला वायरल हो गया। लेकिन अब 2-3 सवाल हैं, और इन 2-3 सवालों को उठाना चाहिए। पहली बात, मोहित कुमार को पूरा विश्वास था, और मोहित कुमार के पास भाई पैसे थे, पावर थी, सब कुछ था, तो मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी पहुंच बढ़ाई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप कोई मामला चैलेंज करते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो जो वहां के वकील होंगे छोटी मोटी रकम नहीं लेंगे, लाखों में बात होती है। सुप्रीम कोर्ट का वकील 1 लाख 2 लाख के नीचे फीस नहीं लेता। हाई कोर्ट की भी लगभग यही जो स्थिति है, मेहनत करते हैं, वो पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं, चूंकि आखिरी फैसला होना है। तो इतना पैसा मोहित कुमार के पास था कि वो बेचारे पहुंचे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उनको पूरा भरोसा था कि मैं चुनाव जीता हूं, क्योंकि गांव की राजनीति में या फिर किसी भी राजनीति में कौन आदमी ऐसा सोच सकता है कि मैं हारा हूं, और अगर एक बार वो हार गया तो कौन ये मान के बैठेगा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं, मैं तो जीता था, मुझे हराया गया। इस वजह से मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो जीत गए। लेकिन एक आम आदमी जो चुनाव लड़ता है, जिसके पास इतना पैसा ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और अगर वो चुनाव जीता हो और ईवीएम मशीन और काउंटिंग की गलती से उसको चुनाव हरा दिया गया हो, तो ऐसे हाल में फिर वो आदमी क्या करेगा? अगर उसको भरोसा ही ना हो कि मैं सच में जीता था और वो वास्तव में जीता भी हो, वो क्या करेगा? एक आदमी अगर विधायकी का चुनाव लड़ रहा और वो हार गया, और उसको ना समझ में आए कि मैं हार गया या फिर सच में मैं जीता ही हूं, वो खामोश हो जाए और ईवीएम मशीन में वोट उसके पक्ष में ज्यादा पड़े हो, तो क्या होगा फिर? आज ये सवाल पूरा देश पूछ रहा। जिस ईवीएम मशीन के बारे में इतनी चर्चाएं की गई, जिस ईवीएम मशीन के बारे में ये कहा गया कि बेहद ट्रांसपेरेंट है, जिस ईवीएम मशीन के बारे में कहा गया कि यहाँ पे वोट चोरी नहीं हो सकती, वहां पे एक सरपंच के चुनाव में 51 वोट जो ज्यादा पाया हो उसको हरा देना, जो 51 वोट कम पाया हो उसको जिता देना। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, 3 साल का वक्त लगा, तब एक सरपंच के चुनाव में इतनी चीजें हुई। अच्छा, सरपंच के चुनाव में किसी का दबाव किसी के ऊपर बन नहीं सकता। अगर यही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो, उसमें जो जीत गया वो भी अपने फायदे के लिए, अपनी चीजों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम अलग अलग जगहों पे जाएगा।
अगर ईवीएम की गिनती हाईकोर्ट करवाना भी चाहे तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, अच्छे से अच्छा वकील हायर करेगा, चुनाव जीतने की तमाम कोशिशें करेगा। तो ऐसे हाल में जो इंसाफ है वो लटक जाएगा। कई जगहों पे ऐसे चुनाव हुए हैं जहां के मामले अभी तक निलंबित हैं, जहां रिकाउंटिंग को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां पे रिकाउंटिंग नहीं हुई। कई बार ऐसा लगता है कि सांसद साहब शायद फ्रस्ट्रेशन में इस वजह से उन्होंने सवाल उठाए। कई बार ऐसा लगता है कि विधायक साहब जीत नहीं पाए, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में थे, इस वजह से उन्होंने सवाल उठा लिए। लेकिन जब एक सरपंच के चुनाव में इतनी बड़ी बात निकल के सामने आती है, तब आज पूरा देश हैरान है, पूरा देश सच में ये परेशान है कि क्या हमारे देश में चुनाव ट्रांसपेरेंट तरीके से हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। क्योंकि इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अलग अलग तरीकों से ये समझाने की कोशिश की कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे क्या हो रहा, कैसे ईवीएम मशीन हैक हो रही, कैसे उन्होंने एक लिस्ट निकाली जिसमें 40,000 के करीब वोटर ऐसे थे जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, कई ऐसे लाख वोट ऐसे थे जो सच में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें परेशान करने वाली हैं और एक देश के डेमोक्रेसी के लिए तमाम चीज़ें खतरा भी होती है। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये पूरी बात लाई जाए कि क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है, क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए और आपकी क्या राय वो भी है, मैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।